देश प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। सामान्य वर्ग के गरीबों को उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बड़ी राजनीतिक बहस अब छिड़ गई है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को कानूनन वैध ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी हो रहा है और सवाल भी उठ रहे हैं। एक सवाल उठाने वालों में कांग्रेस के नेता उदित राज भी हैं। मैं ईडब्ल्यूएस गरीब सवर्णों के रिजर्वेशन के खिलाफ में नहीं हूं। मैं सवाल करता हूं कि 30 साल तक जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट था, आज अचानक बदल कैसे गया जो सवर्णों को रिजर्वेशन देने की बात आ गई। अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं। 30 साल तक तो इंदिरा साहनी के जजमेंट की दुहाई देते रहे। तो जब SC ST OBC का मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ और हो जाता है, जब सवर्णों का मैटर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हो जाता है। उस मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूं। जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। गॉड नहीं है, देश के लिए अकाउंटेबल है, जनता के लिए अकाउंटेबल है। कांग्रेस पार्टी की सोच गरीब विरोधी है। अगर गरीब व्यक्ति को उसका अधिकार मिल रहा है और सर्वोच्च न्यायालय देश का, जो हम सबसे बेहतर संविधान का ज्ञाता है, वो एक फैसला देता है तो उस पर सबसे ज्यादा दर्द किसी को होता है तो वो कांग्रेस पार्टी को होता है। नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी के प्रधान महासचिव KC त्यागी ने NDTV से कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में पहली बार बिहार विधानसभा में मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट रखी थी, जिसमें सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए आरक्षण की सिफारिश की गई थी। इसके चलते कर्पूरी ठाकुर की सरकार चली गई थी। इसके 12 साल बाद 1990 में पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह ने सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण देने का ऐलान किया था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सवर्ण आयोग का गठन किया गया था। इसकी सिफारिश भी आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को आरक्षण देने की थी। हमें प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर मोहर लगाई है और सभी को इसका स्वागत इसलिए करना चाहिए कि अदालतों के फैसले पर टीका टिप्पणी करने के रिवाज कम। जो कुछ लोग अब नए तरीके से आर्थिक आधार पर सभी वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था चाहते हैं, वो मानसिक तौर पर बीमार हैं और पूरी संवैधानिक व्यवस्थाओं को वो बदल करके देश को गृह युद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं। अब एक वर्डिक्ट आया है, लेकिन ये कुछ संभावनाएं छोड़ गया। इंदिरा साहनी जजमेंट या बालाजी, अब वो 50% सीलिंग खत्म हो गई। सरकार को फौरी तौर पर एफर्मेटिव एक्शन के दायरे को विस्तृत करने के लिए जातिगत जनगणना करानी चाहिए और उन आंकड़ों के आधार पर, उन वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर अब जब सीलिंग नहीं है तो आनुपातिक दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व को बढ़ाना चाहिए। सालाना जिनकी आमदनी होगी 8 लाख से कम। अब उदाहरण के रूप में ये लीजिए कि आप मजदूर वर्ग पूरे देश भर में सभी ट्रेड यूनियन मिलकर मांग कर रहे हैं कि मिनिमम जो उनकी तनख्वाह होनी चाहिए उसका घोषणा कानूनी तौर पर दिया जाना चाहिए 26,000 हर महीने। ये बनता है आपका 3,12,000 एक साल में। अब आप लिमिट लगाए हो 8 लाख का, यानी जिनको चाहिए इसका फायदा, जिनको मिलना चाहिए, जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं जाएगी और जिनके हाथ में साधन है उनके हाथ में ये फायदे पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने के मसले पर कानूनी बहस भले ही फिलहाल थम गई हो, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक बहस जल्दी खत्म होगी, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट से कैमरा पर्सन जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। और चलिए अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में चुनाव की। वोटिंग का दिन करीब आता जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक दलों का प्रचार अब तेज हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कल प्रियंका गांधी ने भी हिमाचल प्रदेश के ऊना में रैली की और बीजेपी पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पिछले 5 साल में कहां थी। पिछले 5 साल से हिमाचल प्रदेश में और 7 साल से केंद्र में होने के बावजूद 63,000 पद खाली हैं। प्रियंका गांधी ने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पहली बैठक
बैठक में 1 लाख रोजगार देने का निर्णय लेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो परियोजनाएं लटकी रहती थी। 10 साल की मनमोहन सरकार के समय मनाली सुरंग 1300 मीटर ही बन पाई थी, जिसे मोदी सरकार ने 2 साल में पूरा करके दिखा दिया। आज अगर फसल का दाम किसान मांगता है हिमाचल का, उसको मिलता है? कौन तय कर रहा है? कौन तय कर रहा है फसल का दाम? बड़े बड़े उद्योगपति। मैंने कहा सारा देश का तेल उनके इंजन में जा रहा है। रोजगार कहां से आते हैं? जो पीएसयू थे जिससे तमाम रोजगार मिलता था, किसको बेच दिए? अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को। जो आपकी संपत्ति है, देश की संपत्ति है, वो उनको बेच दिया। आज अगर आपके फसल का दाम तय करते तो वो करते हैं, किसान नहीं करता है। तो आप समझिए, बार बार मैं सिर्फ यही आग्रह करती हूँ, शिक्षित हो, समझदार हो, बहुत विवेक है आप में। जो संघर्ष में जीवन आपका है, किसी नेता का नहीं है, गलतफहमी में मत होना। हम आपके लिए काम करके दिखाना चाहते हैं। मैंने कहा कि पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग में 1 लाख रोजगार तय करेंगे, लेकिन 5 सालों में हमारा वचन है कि 5 लाख रोजगार देने का पूरी कोशिश करेंगे। 2002 में अटल जी ने मनाली में सुरंग बनाने के लिए शिलान्यास किया था। 2004 में हमारी सरकार चली गई। 2004 से 2014 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। मात्र 1300 मीटर सुरंग बनी, 1300 मीटर। अटल जी ने मुझसे पूछा था कि वो जो मैंने पत्थर वहां लगाया था उसका क्या हुआ। मैंने कहा काम रुक गया है। तो उन्होंने कहा था कि वो पत्थर मेरे सीने पर पत्थर है। लेकिन जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो 2 साल के अंदर 10 किलोमीटर की सुरंग बनाकर अटल टनल भारत के डिफेंस में ला करके खड़ा कर दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करीब 2 महीने से जारी है। अब यात्रा महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंची। यात्रा का स्वागत नांदेड़ में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया। राहुल ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को नमन किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर तक जाएगी। इस यात्रा को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। राहुल ने कहा कि यात्रा का मकसद नफरत को रोकना, देश को एकजुट करना है। राहुल गांधी कल देर रात नांदेड़ के गुरुद्वारा भी पहुंचे और वहां पर माथा टेका। महाराष्ट्र में इस यात्रा के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी शामिल हो सकते हैं। इस यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का है और जो आज हिंदुस्तान में नफरत, क्रोध और हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाने का है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कल जब महाराष्ट्र पहुंची तो एक मशाल यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान राहुल गांधी भी हाथों में मशाल लेकर चलते नजर आए। सोमवार रात 10 बजे जो भारत जोड़ो यात्रा है वो महाराष्ट्र पहुंच चुकी है और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मशाल यात्रा है जो रात को ही निकाली जा रही है। और ये जो मशाल यात्रा है एक पदयात्रा के तौर पर निकाला जा रहा है और जो ये यात्रा है राहुल गांधी निकाल रहे हैं वो रात 10 बजे शुरू हुई है और रात को 12 बजे ये गुरुद्वारा यादगारी बाबा जोरावर सिंह जी, फतेह सिंह जी, ये जो एक गुरुद्वारा है वहां पर रुकने वाली है। 12 बजे क्यों? क्योंकि रात 12 बजे के बाद जब मंगलवार हो जाएगा उस दिन गुरु नानक जयंती है और जब महाराष्ट्र में राहुल गांधी पहुंचे तब वो सबसे पहले पहुंचे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास। वहां पर उन्होंने अपनी बातों को रखा और एक बार फिर से उन्होंने वही बातें उठाई जो नफरत हटाने की बात हो या महंगाई की बात हो या फिर बेरोजगारी की बात हो, ये सारी बातों को उन्होंने उठाया। और अगर नांदेड़ की बात करें तो शाम से ही यहाँ पर बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी 14 दिनों तक रहने वाले हैं। 382 किलोमीटर की ये यात्रा वो करने वाले हैं
जिसके बाद वो मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। और उससे पहले राहुल गांधी हजारों की संख्या के साथ वो अब महाराष्ट्र में उन्होंने ये शुरुआत कर दी है। महाराष्ट्र में जो इसकी शुरुआत हुई है उसमें आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी के कई नेता शामिल होंगे। राहुल गांधी आगे जाकर महाराष्ट्र में कुल 2 रैलियां भी करने वाले हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ये महाराष्ट्र में इसलिए भी अहम है क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे समय में आ रहे हैं जब सत्ता परिवर्तन हुआ है और कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी है। तो ये कितना महत्वपूर्ण होता है ये देखना भी अहम होगा। लेकिन रात 10 बजे के बाद भी जो जोश है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और बड़े पैमाने पर जो मशाल जाता है और ये जो मशाल रैली है उसके साथ महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। नांदेड़ से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने हिंदू शब्द की उत्पत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये भारत का नहीं बल्कि ईरान और फारसी से आया है। कर्नाटक के बेलगावी जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता ने कहा कि हिंदू शब्द के अर्थ जानकर आपको शर्म आ जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका मतलब होता है अश्लील और इस पर बहस की जरूरत है। जारकिहोली का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई है। हिंदू शब्द कहां से आ गया है? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में विकिपीडिया में देखो पर्शियन कहाँ से आ गया शब्द, आपका नहीं है। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके आप शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। उधर कांग्रेस एमएलसी नागराज यादव ने सतीश जारकिहोली के इस बयान का बचाव किया है। Satish Jarakiholi has happened to say these things just because the communal forces in the state of Karnataka are trying to divide the society in the lines of religion, which is not acceptable to anybody because we live in a plural society, we live in a secular society, we want everybody to live together. In the name of Hindu trying to mislead people, we have to take everybody together and go. That is not happening in Karnataka state or in the government of India's administration. That's the reason Satish Jarakiholi is saying that there is a fascist forces behind these things to divide the society. And that's the reason he is emphasized on these issues. तो अपने नेताओं के इन विवादास्पद बयानों से कांग्रेस बचाव की मुद्रा में आ गई है। वहां पर इससे अलग किया बयानों की निंदा भी की। इन बयानों को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया, हिंदुत्व एक जीवन पद्धति और सभ्यता की सच्चाई है। कांग्रेस ने इस राष्ट्र को ऐसा बनाया है जिसमें सभी धर्म, आस्था और मत का सम्मान हो, यही भारत का सार है। सतीश जारकिहोली का बयान काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और ये खारिज करने लायक है। हम निसंदेह इसकी निंदा करते हैं। तो उधर बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं के इन विवादास्पद बयानों की कड़ी निंदा की। They should not be, creating confusion. Instead of bring what is this society, respect the sentiments. Instead of being critical, respect the sentiment, respect the culture, and take it forward. What you can add, it's good. Don't create unnecessary controversies. It is not good in the interest of the society. दिल्ली नगर निगम चुनाव घोषित हो गए हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। क्या होने वाला है इन दोनों पार्टियों का मुद्दा जानने के लिए देखिए शरद शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी का कैंपेन सॉन्ग। पिछले नगर निगम चुनाव की तरह इस बार भी दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने यह गीत लिखा और गाया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में बीजेपी नेताओं ने एमसीडी चुनाव के लिए कैंपेन सॉन्ग के साथ प्रचार वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। और ये रेवड़ी पॉलिटिक्स करते रहते हैं। जब एक और नजदीक के प्रदेश में जब चुनाव की बात आई, घर की हर महिला को हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। आप हमारी भारतीय जनता पार्टी का देखिए,
मैंने आदेश जी की जो बात कल मैंने कहीं पढ़ी, इन्होंने कहा जो भी हमारे बहन भाई झुग्गियों में रहते हैं हम हर एक को घर आवास दिलवा के छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव में कूड़े को सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है। मंगलवार 8 नवंबर से 20 नवंबर तक पार्टी बूथ स्तर पर कूड़े पर संवाद करेगी और एमसीडी में 15 साल के बीजेपी शासन की नाकामी गिनाएगी। लगभग 13,000 साढ़े 13,000 बूथों के ऊपर एक कैंपेन होगा, जिसमें हम जनता से 5 प्रश्न पूछ रहे हैं कि पहले कि क्या आपकी गली के अंदर सफाई होती है, आपके घर के पास सफाई होती है, मोहल्ले में सफाई होती है, जहां आप काम करने जाते हैं वहां सफाई होती है, आपने कूड़े के पहाड़ देखे नहीं देखे हैं, आपको पता है कि आपकी विधानसभा के अंदर कूड़े के पहाड़ बनने वाले हैं, और 5वां प्रश्न है कि भाई इनको कौन साफ कर सकता है। 15 साल जो एमसीडी में रही भारतीय जनता पार्टी, वो जिसका काम था इसे साफ करना, या जिनको आपने दिल्ली के अंदर सारे काम दिए और जिन्होंने सारे काम करके दिखाए, वो अरविंद केजरीवाल जी। सोमवार से ही दिल्ली में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि अभी किसी भी प्रमुख पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की आखिरी तारीख 14 नवंबर है और माना यह जा रहा है कि प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा 14 नवंबर के आसपास ही करेंगी, ताकि अगर पार्टी में कोई बगावत होती है तो बागी उम्मीदवारों को ज्यादा समय ना मिल पाए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। देव दीपावली के मौके पर बनारस के घाटों पर जैसे ही शाम को दिए की रोशनी जगमग हुई, वैसे ही गंगा की गोद में मानो एक सुनहरी चादर बिछ गई हो। बनारस के सारे घाट दियों की रोशनी से जगमग हो गए। कई घाटों पर विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की आकृति से भी दिए बनाए गए। इसको देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग बनारस के घाटों पर उमड़े, जो इस अद्भुत नजारे को देखते रहे, जिसे देव दीपावली कहा जाता है, यानी कि देवताओं की दीपावली। वाराणसी के पांडे घाट से देव दीपावली की छटा दिखा रहे हैं अजय सिंह, देखिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली बनारस में मनाई जाती है और इस देव दीपावली की छटा कैसी है वो हम अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए कि किस तरीके से बनारस के घाटों पर जो है वो दिए जो है वो जगमगा रहे हैं और हर जगह जो है वो दिए शाम होते ही वो दिए जलने शुरू हो गए और वो दिए जो है जगमगा रहे हैं और ये हर जगह जो है वो जो दिए की जो रोशनी है वो आ रही है। लोग आस्था का जो ये पर्व है वो यहाँ नजर आता है और बनारस का अर्धचंद्राकार जो घाट है वो जो है वो झालरों से और दियों से जगमग हो रहा है। ऊपर अगर बिल्डिंग में झालर लगे हुए हैं, रोशनी है, तो नीचे जो है दिए हैं। और अगर हम इस तरफ दिखाएं तो घाट के उस तरफ जो है वो पूरा घाट के उस तरफ भी जो है बालू में रेत पर भी जो है वो दियों की एक आकृति बनाई गई है, जो पूरा जो है दिए हैं। नाव से लोग जो है इसका देव दीपावली देख रहे हैं और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो सब कुछ जो है आपको दिए से अलग अलग तरीके की अनुकृति दिखाई जाती है। सबसे अद्भुत अगर हम आपको दिखाएं तो ये जो देखिए इस ढलान पर दिए को रोकना और इस ढलान पर दिए को रोक करके इसको जो है बनाना अपने आप में एक मजबूत कला होती है कि किस तरीके से मिट्टी को रोका जाता है दिए को रोक करके। और ये जो बना रहे हैं ये विश्वनाथ धाम है, इसके आकृति जो बनाई जा रही है विश्वनाथ धाम है। यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद भी है, विश्वनाथ धाम की अनुकृति भी है, नंदी भी बैठे हुए हैं। धीरे धीरे ये जब दिया जल करके अपने पूरे रोशनी में आएगा तो पूरा आपको विश्वनाथ कॉरिडोर नजर आएगा इस जगह जो दियों से जगमग होगा। बहुत लोग हैं जो बाहर से भी बहुत आए हैं देखने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो है कहाँ से आए हुए हैं? हम इंदौर से आए। क्या नाम है आपका? मयंक। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ आकर के, कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। साल भर में तो आते रहते हैं, पर ये जो लॉकडाउन था, ड्यू टू लॉकडाउन 2 साल से वो आना जाना हुआ नहीं था। अभी जो कॉरिडोर भी बना है वो भी काफ़ी अच्छा बनाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप क्राउड देख के लगा ही रहे हैं कि कितनी संख्या में भक्तों आए हैं।